कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की पाठ संख्या 3, जिस पाठ का नाम है वृक्षराज। इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि एक जो लड़की होती है उसका पेड़ों के प्रति कितनी अच्छी सोच होती है। एक लकड़हारा होता है और एक उसकी बेटी होती है, तो उसकी बेटी की तो सोच इस प्रकृति को लेकर बहुत अच्छी होती है। उन्हें पशु पक्षियों पर बहुत दया आती है। लेकिन जो लकड़हारा, जो उसका पिता होता है, उसे उन पेड़ों पर, उन पशु पक्षियों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। तो किस प्रकार से वो इस पाठ के माध्यम से बताना चाहती है कि एक बेटी अपने पिता की सोच किस प्रकार से बदलती है। तो हमारा पाठ हम शुरू करते हैं। आप अपनी किताब का ये पाठ संख्या 3 वृक्षराज निकाल लीजिए, जिसका पेज नंबर है 21। क्या है? 21। तो हमारा पाठ हम शुरू करते हैं। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता। क्यों डरता है? आइए देखते हैं। पिता लकड़हारे को, जो न पक्षियों की परवाह करता है, न हरियाली की, न फूलों की और न फलों की, लेकिन बेटी को सब पर दया आ जाती है और यह दुनिया उसे मोहक लगती है, यानी कि ये दुनिया उसे बहुत प्यार करती है। वह पिता की सोच कैसे बदलती है, आइए देखते हैं। गपोड़ी मैना ही सबसे पहले ये समाचार लाई थी। एक मैना है जो वो गपोड़ी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बोलती भी है। ठीक है, तो गपोड़ी मैना सबसे पहले ये समाचार लाई। शीघ्र ही उसकी फैलाई खबर जंगल के प्रत्येक पशु पक्षी के कानों में पहुंच गई। गपोड़ी मैना है, यानी कि जंगल की जो भी खबर होती है वो सारे पशु पक्षियों को, सारे जानवरों को देने का काम कौन करती है? वो मैना करती है, इसलिए उसका नाम गपोड़ी रखा है। बड़ा ही भयानक समाचार था, यानी कि बहुत डरावना समाचार था। समाचार मिलते ही सब जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ वृक्षराज की ओर भागे। जंगल का जो सबसे बड़ा पेड़ था, जिस पर सारे जानवर बैठे रहते थे, उसका पेड़ का नाम था वृक्षराज। क्या था? वृक्षराज। तो समाचार जैसे ही मिला मैना का, सारे जानवर जंगल के उस वृक्षराज की ओर भागे। सभी जानवर वृक्षराज के आसपास इकट्ठे हो गए। लकड़हारों ने आसपास के सारे पेड़ काट डाले थे। जो लकड़हारा होता है, जो पेड़ काटने का काम करता है, उसने क्या किया था? वृक्षराज के आसपास जितने भी पेड़ थे वो सारे काट डाले थे। इसलिए वहाँ उनके खड़े होने के लिए काफ़ी जगह थी। लकड़हारों के आसपास सारे पेड़ काट डाले, इसलिए वहाँ उनके खड़े होने के लिए काफ़ी जगह थी। सबसे अंत में पहुँचने वाला जानवर था शेर। जो शेर था उसमें बहुत मिजाज था, यानी कि वो बहुत घमंडी था। सबसे अंत में पहुंचने वाला जानवर था शेर। शेर आपको पता है जंगल का राजा होता है। सबसे सारे जानवरों में शेर अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानता है और यही उसका सबसे बड़ा घमंड भी है। उसकी दुम हिल रही थी, यानी कि पूंछ हिल रही थी, और उसका मिजाज यानी कि उसका घमंड बहुत ही खराब हो रहा था। वह जोर से गरजा, मतलब जोर से दहाड़ा, तुम लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाकर मेरी दोपहर की नींद खराब कर दी। अब वो शेर क्या कहना चाह रहा है कि तुम सभी जानवर इतना खिलखिला रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे हो, बोल रहे हो, तो तुम्हारे जो ये हल्ला गुल्ला, जो शोर को तुम कर रहे हो, उससे मेरी दोपहर की नींद खराब हो गई है। ऐसे क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा रहे हो? अब वो शेर उन जानवरों से प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम इतना शोर मचा रहे हो। वृक्षराज की डाल पर एक जंगली कबूतरी बैठी रो रही थी। अब क्या होता है कि वृक्षराज, जो पेड़ मैंने बताया, जो सबसे बड़ा पेड़ है, वहाँ पर जो एक कबूतरी है वह बैठ के रो रही है, गुटरगू गुटरगू, मेरे बच्चों का और मेरा क्या होगा, हमारा घोंसला तो नष्ट हो जाएगा। अब वो जो कबूतरी है वो रोती रोती बोल रही है कि अब मेरे और मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारा तो पूरा घर ही छीन जाएगा। दो बड़ी बड़ी आंखें पेड़ के कोटर में से भी चमक रही थी। अब जो पेड़ का एक कोटर होता है, कोटर एक चिड़िया होती है जो कोटर बनाती है, मतलब एक खड्डा करके अपना वहाँ पर एक घर बनाती है। तो वो दो बड़ी बड़ी आंखें उस पेड़ के कोटर में से भी चमक रही थी। घू 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 घू, और मेरे छोटे छोटे बच्चे। अब वो जो कोटर में रहती है चिड़िया, वो घू घू की आवाज़ कर रही है और बोली मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा। उल्लू ने पूछा। गिलहरियों का एक परिवार पेड़ की ऊंची डालियों पर रहता था। वे सर सर करके नीचे उतर आई। अपने उस घर को जिसे छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा, वे बहुत दुख भरी दृष्टि से देखने लगी। अब गिलहरियों का भी यही दुख था कि हमारा घर छीन जाएगा। उफ, शेर गरजा। उसकी पूंछ में किसी ने काटा था, मतलब कि यह थी चींटी रानी। अब जो चींटी रानी है, चींटी तो आपको पता है अगर हाथी के नाक में भी घुस जाती है तो हाथी मर जाता है। चींटी होती बहुत छोटी सी है, लेकिन काम उसका बहुत बड़ा होता है ना। तो उफ, अब शेर की आवाज़ आती है, उफ।
शेर गर्जा, उसकी पूंछ में से किसी ने काट दिया था। वो थी कौन? चींटी रानी, जो अपने परिवार को वृक्षराज से दूर ले जा रही थी। अब जो चींटी रानी थी वह भी अपने परिवार को वृक्षराज से दूर ले जा रही थी, क्योंकि वृक्षराज का तो अब अंत होने वाला था। लकड़हारे उसे काटने वाले थे। ओ मुटल्ले बिल्ले, हटो मेरे रास्ते से, वह अपनी तीखी आवाज में चिल्लाई। कौन? चींटी रानी। ओ मुटल्ले बिल्ले, हटो मेरे रास्ते से, वह अपनी तीखी आवाज में चिल्लाई। हमें अपने लिए नया घर खोजना पड़ेगा। अब हम सब कहाँ जाएं? जंगल में तो बहुत ही कम पेड़ बचे हैं। चींटी रानी क्या बोल रही है कि हम अब कहाँ जाएं, हमें तो नया घर खोजना पड़ेगा, और यहाँ जंगल में तो पेड़ भी बहुत कम बचे हैं। शेर हक्का बक्का खड़ा था, मतलब शेर के तो होश ही उड़ गए थे। वृक्षराज तो हरा भरा गर्व से अपना सिर ऊंचा किए खड़ा था। फिर क्यों सब लोग अपने अपने घर के छिन जाने की बात कर रहे थे, क्योंकि अब वृक्षराज को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वृक्षराज तो गर्व से अपना सीना चौड़ा किए सिर उठाकर ऊपर की ओर देख रहा था, लेकिन वो सोच रहा है कि फिर क्यों सब लोग अपने अपने घर छीन जाने की बात कर रहे थे। लकड़हारा कल्लू वृक्षराज को काटने की योजना बना रहा है। मैंने उसे गांव में इस बारे में बात करते हुए सुना। मैना ने शोर मचाया। अब जो गोपोड़ी मैना थी, जो सारा समाचार जंगल में लाके देती थी, वह कह रही थी कि लकड़हारा कल्लू, कल्लू कौन था? लकड़हारा, जो वृक्षराज को काटने की योजना बना रहा है। मैंने उसे उस गांव के बारे में बात करते हुए सुना। कौन कह रही है? मैना। हाँ, बंदरों के सरदार ने भी सिर हिलाया। मैंने उसे अपनी सबसे बड़ी कुल्हाड़ी की धार तेज करते हुए देखा। वह कल आएगा और फिर खटैक, यानी कि वो काटने की आवाज़ के बारे में बोल रहा है। बंदर कह रहे हैं कि वह कल आएगा और अपनी तेज कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट देगा। डर के मारे सभी जानवर सिहर उठे, मतलब सारे जानवरों को डर लग रहा था कि अब हमारा क्या होगा, और आतंक के कारण वृक्षराज की शाखाओं में भी जैसे कंपकपी सी हुई। अब ये जो आतंक, ये जो डर सभी जानवरों में फैल गया था, उसके कारण अब वृक्षराज को भी अब डर लगने लगा था, और वो भी कांपने लगा था कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन यह आदमी वृक्षराज को क्यों काटना चाहता है? बड़ी बड़ी आंखों वाले एक मृग शावक ने पूछा, यानी कि हिरण का बच्चा। मृग शावक, मृग यानी हिरण, शावक यानी बच्चा। हिरण के बच्चे ने पूछा कि लेकिन ये आदमी इस वृक्षराज को क्यों काटना चाहता है? क्या वह नहीं जानता कि हमें वृक्ष की कितनी आवश्यकता है? क्यों वो नहीं जान पा रहा लकड़हारा कि हमें वृक्ष की कितनी आवश्यकता है? हम इस वृक्ष के बिना नहीं रह सकते, यही हमारे जीवन का आधार है। हम हमारे जीवन में आराम करते तो इस वृक्ष पर करते हैं, हमें छाया इस वृक्ष से मिलती है, हरे हरे पत्ते, हरे हरे फल, हमें मीठे मीठे फल हम इस वृक्ष से खाने को मिलते हैं। तो फिर ये लकड़हारा क्यों नहीं समझ रहा? हाथी ने अपनी खुजलाती पीठ को पेड़ के तने से रगड़ते हुए कहा, अगर उसने वृक्षराज को काट दिया तो मैं अपनी पीठ किस पर रगड़ूंगा? अब हाथी कह रहा है, जो हाथी की जो पीठ है, जब खुजली होती है हाथी को, तो वो अपनी पीठ को ऐसे पेड़ की जो डाल होती है उस पर रगड़ता है। अगर उसने वृक्षराज को काट दिया तो मैं अपनी पीठ किस पर रगड़ूंगा? परंतु लकड़हारा तुम्हारे घर के या इन सब बातों के बारे में क्यों सोचेगा? वो तो पेड़ काट कर उसकी लकड़ी बेच देगा, बंदरों का सरदार बोला। अब जो बंदरों का सरदार है वह कहता है कि लकड़हारा तुम सबके बारे में क्यों सोचेगा? वो तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे जो भी जरूरत है इस वृक्षराज से, वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? क्योंकि लकड़हारा तो स्वार्थी है, वह सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देख रहा है। लकड़हारे में स्वार्थ की भावना है। वह इस बड़े से पेड़ की लकड़ी को काटेगा और फिर इसे बेचकर पैसा कमाएगा। इसलिए उसे तुम्हारे या तुम्हारे परिवार में जो भी विपदा आ रही है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। कबूतरी का रोना और भी तेज हो गया। अपना घर बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं उसे डस लूंगा। सांप ने अपनी सेवा प्रस्तुत की। अब सांप आते हैं। सांप महाराज बोलते हैं कि मैं उसे डस लूंगा। किसे? लकड़हारे को। नहीं, बुद्धिमान बंदर सरदार ने सिर हिलाया। बंदर बोलता है, नहीं, अगर तुमने कल्लू को डस लिया तो सारे गांव वाले यहाँ आ जाएंगे, फिर तो और अधिक मुसीबत हो जाएगी। यानी कि जो कल्लू लकड़हारा है, अगर बंदर बोलता है कि सांप तुमने उसे डस लिया तो कल्लू के डसने से गांव वाले सभी आ जाएंगे और हमारे लिए और अधिक मुसीबत हो जाएगी। मैंने एक तरकीब सोची है, मोर बोला। अब मोर बोलता है कि मुझे एक उपाय आया है। हम ऐसा करें कि पूरे पेड़ पर फल फूल टांग दें। शायद इसे लकड़हारा समझ पाए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वृक्षराज को न काटें। अब मोर बोल रहा है, क्यों ना ऐसा हो कि हम इस वृक्षराज को बहुत सुंदर सजा दें। किससे? फल और फूल से। जानवरों ने मोर की तरकीब के बारे में खूब सोच विचार किया। फिर शेर ने भी कहा, चलो कोशिश करके देखें कि क्या होता है। अब जानवरों ने मोर की तरकीब के बारे में खूब सोचा और फिर शेर ने भी बोला कि चलो कोशिश तो करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। जंगल के सभी प्राणी बहुत उत्साह से काम में जुट गए। समय बहुत कम था और काम काफ़ी करना था। अगले दिन सुबह लकड़हारा कल्लू जब वहाँ आया
तो आश्चर्य से आंखें मलने लगा। उसकी नन्ही बेटी जो उसका भोजन लेकर साथ आई थी, खुशी से चिल्ला पड़ी, आहा कितना सुंदर पेड़ है, पिताजी कृपा करके इसे मत काटो। उसने अनुरोध किया, यानी कि उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट करी, विनती की कि पिताजी ये कितना सुंदर पेड़ है, इस पेड़ पर इतने सारे फल फूल लगे हुए हैं, मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। इतना सुंदर पेड़ है पिताजी, कृपा करके इसे मत काटो। वृक्षराज उनके सामने था, परंतु अब वह किसी जादुई पेड़ के समान दिखाई दे रहा था। अब वृक्षराज इतना सुंदर हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि कोई जादुई पेड़ है। ऊपर से नीचे तक उस पर भांति भांति के रसीले फल, यानी कि भांति भांति यानी अलग अलग तरह के बहुत मीठे मीठे फल और खुशबूदार फूल लटके हुए थे। सभी चिड़ियों के चमकते रंगों वाले पंख डालियों पर पत्तियों की तरह झूल रहे थे। मधुमक्खियों ने सारी रात काम करके छत्ते बना दिए थे, मतलब मधुमक्खियों ने भी बहुत मेहनत करी है, जिनमें से सुनहरा शहद टपक रहा था। चिड़ियों से पेड़ की शाखाएं भर गई थी। सभी छोटे छोटे जानवर पेड़ की छाया में शांति से एक साथ बैठे हुए थे। सभी कल्लू की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। सभी को आशा थी कि शायद कल्लू हमारे इस पेड़ को देखे और इस जादुई पेड़ को देखकर वह समझ जाए और इस पेड़ को नहीं काटे। क्या वह समझ पाएगा कि ये लोग उससे क्या बताना चाहते हैं? कल्लू ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और मुस्कुराकर अपनी बेटी से कहने लगा, मैं समझ रहा हूँ कि ये जानवर क्या कहना चाहते हैं। अब वो कल्लू क्या बोल रहा है? कुल्हाड़ी तो उसने नीचे रख दी और अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए बोल रहा है कि हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जानवर मुझसे क्या कहना चाहते हैं। चल बिटिया, इन गिरी हुई टहनियों को उठाने में मेरी सहायता कर, मैं इन्हीं को बेचकर गुजारा कर लूँगा। यानी कि वो वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे जानवर उसको बताना चाहते हैं कि वृक्ष जब धरती पर होता है, जब हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, तो उनसे हमारी धरती कितनी सुंदर लगती है। आप ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर इतनी हरी भरी टहनियाँ हैं, यहाँ पर चिड़िया बैठी है, उल्लू बैठा है, सारे नीचे जानवर है। तो वो कल्लू समझ आता है, तो वो बोलता है कि चल बिटिया, हम इन टहनियों को बेचकर ही गुजारा कर लेंगे। आज से मैं किसी भी हरे भरे पेड़ को कभी नहीं काटूंगा, ये बहुत सुंदर और उपयोगी है। कल्लू को समझ में आ जाता है कि धरती पर पेड़ होना कितना उपयोगी है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी धरती पर छाया नहीं होगी, और छाया नहीं होगी, जो पेड़ पौधों का सहारा लेकर जो पशु पक्षी वहाँ बैठते हैं, वह भी इस तेज धूप में मर जाएंगे। उनकी बातें सुनकर जंगल के सभी प्राणी खुशी से झूम उठे। एक साथ मिलजुल कर काम करके उन लोगों ने अपने घर और वृक्षराज को बचा लिया था। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ वृक्षराज। सब वृक्षराज की वजह से ही हुआ है। वृक्षराज, अगर इस वृक्षराज को ये सभी जानवर नहीं इतना खूबसूरती से सजाते, कुछ नहीं करते, अगर ये सूखा रूखा पड़ा रहता, तो कल्लू शायद इस पेड़ को काट देता। लेकिन इस वृक्ष को उन्होंने इतना सुंदर सजा दिया, इतना हरा भरा कर दिया कि कल्लू को भी समझ में आ गया कि इतने हरे हरे पौधे हमारी धरती पर कितने उपयोगी है। आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।